फर्स्ट से ही, इससे पहले हमने पेपर सेकंड देखा तो उसमें यूनिट 4 तक की कंप्लीट हो चुकी है ऑल टोटल टॉपिक्स। ये पेपर फर्स्ट से है। एम्स एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी, जो पारिस्थितिकी का उद्देश्य होता है और उनके कार्य क्षेत्र हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शंस में देखें तो जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों एवं उनके जो हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट होता है ना, उनके मध्य जो उनके इंटरेक्शंस होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जितने भी जीव होते हैं उनके मध्य भी एक संबंध बना होता है, उनका भी अध्ययन इसी इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। या जीवों के जो जीवन इस एनवायरनमेंट में संभव होते हैं वही सारी चीजें हैं इकोलॉजी। सजीवों को अपने वातावरण के साथ मिल करके अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। वातावरण में भी जो एबायोटिक और बायोटिक घटक प्रेजेंट होते हैं वो भी आते हैं। साथ ही साथ इनमें जो उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका प्रभाव जीवों पर भी पड़ता है। बात करें हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी की कि पारिस्थितिकी का इतिहास क्या होता है, तो पारिस्थितिकी की शुरुआत 20वीं सदी में हुई थी। जो जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टाइन हिकल थे, उन्होंने सन 1866 में इसे विज्ञान के अंतर्गत जितने भी पृथक क्षेत्र होते हैं उनके रूप में वर्णित किया। साथ ही साथ हिकल ने ही जो जीव होते हैं उनके एबायोटिक और बायोटिक जैविक अजैविक घटकों के बीच के संबंध को बताने के लिए एक वर्ड यूज किया जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर के हुई है। ये ग्रीक भाषा से ली गई वर्ड है। ऑकस उसका मतलब होता है हाउस या प्लेस टू जो लाइव हैबिटेशंस होते हैं, या वो हम बोल सकते हैं हिंदी में कि निवास या उनके रहने वाली जगह। लॉकस मतलब होता है स्टडी, जिसका अर्थ है अध्ययन, अर्थात पारिस्थितिकी जीवित पौधों एवं जंतुओं के निवास एवं उनके जो वातावरण होता है प्रेजेंस, उनके अध्ययन को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। अगर इसके हम डेफिनेशंस की बात करें या इसके तात्पर्य को देखें तो जीवों का उनके जो निवास स्थान होते हैं उसी के अध्ययन क्षेत्र को दो पार्ट्स में विभाजित किया गया है। पहला होता है आपका प्लांट इकोलॉजी और दूसरा एनिमल इकोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी में क्या होता है, उसके अंतर्गत जितने भी पौधे होते हैं ना वो एनवायरनमेंट के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, तो हम उसे प्लांट इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। वही हम एनिमल इकोलॉजी की बात करें तो एनिमल्स अपने एनवायरनमेंट से जो रिलेशनशिप शो करेंगे उसे हम यहाँ पे एनिमल इकोलॉजी में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं सब डिविजन्स ऑफ इकोलॉजी की। तो ये निम्न टाइप्स के होते हैं कि पारिस्थितिकी के जो भाग होते हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहला आता है आपका ऑटिकोलॉजी, मतलब सब पारिस्थितिकी होती है ना उसके अंतर्गत, जैसे एक ही प्रजाति के जो स्पीसीज होते हैं वो पर्यावरण से किस तरह से संबंधित हैं उनका अध्ययन हम ऑटो इकोलॉजी में करते हैं। वही बात करें हम सैन इकोलॉजी में तो जो समुदाय या एक संख्या या जो स्पीसीज होते हैं उनकी एक जनसंख्या का जो एनवायरनमेंट से संबंध होता है हम उसे समपारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हैबिटेट इकोलॉजी आती है, तो इनमें जो आवास स्थल या उनके जो जैविक घटक होते हैं उन पर जो एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है उनका हम अध्ययन करते हैं, तो उसे हम आवास पारिस्थितिकी या हैबिटेट इकोलॉजी कहते हैं। उसके अंतर्गत इस हैबिटेट इकोलॉजी के अंतर्गत जितने भी जैसे वन पारिस्थितिकी पढ़ते हैं, घास पारिस्थितिकी पढ़ते हैं, फसल स्थल पारिस्थितिकी या मरुस्थलीय पारिस्थितिकी, या साथ साथ आप पढ़ते होंगे स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी, ये सभी क्या आएंगे आपके हैबिटेट इकोलॉजी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आती है आपकी टैक्सोनॉमिक इकोलॉजी, मतलब आपकी वर्गीकरण पारिस्थितिकी। जो भिन्न भिन्न वर्गीकरण के समूह होते हैं जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होती है उनका अध्ययन इस पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, जैसे कि कीट पारिस्थितिकी या पक्षी पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी, सूक्ष्म जीव पारिस्थितिकी, ये इनवर्टिब्रेट इकोलॉजी आती है वो। नेक्स्ट है आपकी कम्युनिटी इकोलॉजी, मतलब समुदाय पारिस्थितिकी। तो इनमें भी जो भिन्न भिन्न आवास वाले स्थलों में जो जीव प्रेजेंस होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशंस का अध्ययन हम इस पारिस्थितिकी के अंतर्गत
बात करें हम पॉपुलेशन इकोलॉजी की, जिसे हम डेमोकोलॉजी भी कहते हैं, अलग अलग समूहों के जीवों के जो मध्य एक कोई रिलेशनशिप होता है या उनके संबंधों का अध्ययन इस पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बात करें हम ह्यूमन इकोलॉजी की, मानव पारिस्थितिकी, तो जो बायोस्फीयर होते हैं, जीवमंडल, उन पर जो मनुष्य के प्रभाव, मनुष्य का या बोल सकते हो मनुष्य किस तरह से प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन हम ह्यूमन इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बात करें हम जियोग्राफिक इकोलॉजी की, या इसे जियोग्राफी इकोलॉजी भी कहते हैं, ये जितने भी पादप एवं जीवों के जो उन पे पड़ने वाले भौगोलिक वितरण होता है ना, उनका अध्ययन हम इकोजियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। बात करें हम स्पेस इकोलॉजी की, मतलब अंतरिक्ष परिस्थितिकी, तो परिस्थितिकी की वह आधुनिक शाखा है जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री या जो अंतरिक्ष यात्रा होता है अथवा उनमें जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होता है, उनमें मनुष्यों के जीवित रहने के लिए जो पारिस्थितिकी होती है, उनके पुनर्निर्माण की व्यवस्था के ही अध्ययन हम इस स्पेस इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है आपकी इकोलॉजिकल एनर्जेटिक, तो इसके अंतर्गत जो पारिस्थितिक ऊर्जिकी होती है वो, इसके अंतर्गत किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा संग्रह की क्षमता होती है, मैटर्स एनर्जी, वो या ऊर्जा प्रवाह, उसका अध्ययन हम इकोलॉजिकल एनर्जेटिक के अंतर्गत करते हैं। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे पारिस्थितिकी एम्स ऑफ इकोलॉजी साइंस की, पारिस्थितिक विज्ञान का किस तरह से उद्देश्य होता है। तो इस उद्देश्य में जितने भी जो मानव जीवन का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो इकोसिस्टम होते हैं, उनसे जुड़े हुए सिस्टम पाए जाते हैं, वातावरण का प्रभाव उनमें रहने वाले जितने भी जो जैविक घटक होते हैं उन पर भी होता है। हम बात करते हैं कि प्राचीन काल में भी प्रत्येक जीवों को क्या करते थे, जो खुद को जीवित रहने के लिए उस वातावरण के अनुरूप एडप्ट हो जाते थे, या हम बोल सकते हैं उस वातावरण की जो नॉलेज है उन्हें होनी चाहिए, तब तो खुद को एडप्ट कर पाएंगे। पारिस्थितिक विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रमिक विकास होता है, साथ ही साथ इनमें विशेष प्रकार की तकनीकी या प्रक्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके कुछ एम्स हम देख लेते हैं, उद्देश्य क्या क्या होती है। तो सबसे पहला, जीवों के जो भौगोलिक वितरण होता है उनकी उपलब्धता को बताना, सबसे पहले इनका एम्स यही है फर्स्ट, कि किस तरह से उपलब्धता, जैसे आपने पढ़ी होंगी आवास समुदाय या जो उनकी जैवभौगोलिक स्थिति होती है उनका जानना जरूरी है। सेकंड आती है कि किसी भी जीव की उपलब्धता या उनकी जो प्राचुरता या बोल सकते हो क्रिया में परिवर्तन को यहाँ पे इंगित करते हैं। ये सब आप जो मौसमी या वार्षिक जो भूविज्ञान होता है उसके अंतर्गत। बात करें हम तीसरी, तो जीवों के उनके समुदाय या समशिष्ट के साथ जो इंटरैक्शंस होता है वो आप बोल सकते हो अंतर संबंध स्थापित करते हैं, वो थर्ड एम्स होता है। जो समशिष्ट पारिस्थिति होती है ना, उसके अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जीवों एवं जो भौतिक वातावरण के मध्य संबंध दर्शाते हैं, या जो वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले जितने भी उनके अनुकूलनों को शो करते हैं, उसी को हम क्रियात्मक पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी प्राकृतिक वातावरण में या जीवों के व्यवहार को जो दर्शाता है, वो नेक्स्ट एम्स होती है कि ये इसका अध्ययन हम व्यवहार विज्ञान होता है, बिहेवियर, उसके अंतर्गत पढ़ते हैं, बिहेवियर साइंस के अंतर्गत। साथ ही साथ नेक्स्ट आती है कि प्राकृतिक में होने वाले जितने भी उद्विकासी परिवर्तन होते हैं उनका प्रदर्शित करना, जैसे आपने पढ़ी होंगी उद्विकासी परिस्थितिकी विज्ञान, तो वो नेक्स्ट एम है। साथ ही साथ जीवों की जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं या प्राचलन के संबंध में, तो बोल सकते हैं ना कि भविष्यवाणी बताने हेतु कुछ प्रणाली विश्लेषण का उपयोग किया जाता है, तो वो आपकी 8th एम से है। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे जो प्राकृतिक वातावरण है वो बेहद जटिल अवस्था शो करती हैं, क्योंकि इनके शोधकर्ता जो होते हैं ना, वो एक किस्म की प्रणाली की नस्ल को या बोल सकते हो पौधों का शोध करते हैं, और उसी का अध्ययन हेतु यहाँ पे बहुत सारे जो प्रायोगिक दशाएं हैं या जो प्राकृतिक दशाओं के समान निर्मित किया जाना चाहिए वो आवश्यक होता है। साथ ही साथ मृत जीवों की इनमें आकारिकी का भी अध्ययन इस इकोलॉजी साइंस के अंतर्गत किया जाता है। 19वीं सदी के जो पर्यावरणीय विवादों के सजीवों के
अध्ययन पर जोर देने पर जो विगत वर्ष है ना उनमें समुदाय और जनसंख्या संबंधित कुछ अध्ययन किए गए, या अध्ययन के अनुरूप ही उनमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया, साथ ही साथ पॉपुलेशन फ्लुक्चुएशंस भी किया गया, या आपकी स्प्लैनिंग मेथड का भी प्रयोग किया गया। तो ये इस अप्लाइड इकोलॉजी के विकास के अधिक बल हैं जो हम एम्स ऑफ इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इस एम्स ऑफ इकोलॉजी के अंतर्गत ही कुछ समस्याएं भी होती हैं, जैसे फर्स्ट आती है आपकी एक्चुअल साइज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या का वास्तविक माप। साथ ही साथ दूसरी आती है डिटरमिनेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट हैबिटेट, मतलब जितने भी विभिन्न आवासों की उत्पादन क्षमता होती है उनका किस तरह से निर्धारण किया जाए। तो ये उनकी समस्याएं थी। नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकी का किस तरह से कार्य क्षेत्र में महत्व होता है। तो पारिस्थितिक क्षेत्र में या पारिस्थितिक जो जीव विज्ञान की तीन प्रमुख शाखाएं होती है ना, आपने पढ़ी होंगी। जीव विज्ञान की तीन प्रमुख शाखाएं जैसे पढ़ते हो मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, तो ये बोलते हैं ना आकारिकी, कायिकी। तो ये सभी जो इकोलॉजी है उनकी एक शाखा होती है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल जीव विज्ञान जैसे लाइफ साइंस, इसके अनुसार इसमें केमिस्ट्री भी प्रेजेंट होती है, जैसे रसायन भौतिकी, भूविज्ञान, भूगोल, मौसम विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, ये सभी भी इसी इकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। हम बोल सकते हैं ये पारिस्थितिकी का एक कार्य क्षेत्र है जो काफी विस्तृत होता है। जैसे हमने यहाँ पे बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोसिस्टम यहाँ शो किया है। इनमें क्या होती हैं, जो समुदाय संश्लिष्ट होते हैं वे जीव अंग या कोशिका व जीन्स के ये सभी प्रमुख जैविक स्तर पर प्रयुक्त होने वाले घटक हैं। साथ ही साथ जैविक और अजैविक घटक मिल करके जीव मंडल को बनाते हैं और जीव मंडल को ये प्रभावित करते हैं, इफेक्ट भी पहुंचाते हैं। तो सबसे इनमें एक आती है आपकी आधुनिक पारिस्थितिकी का संबंध किसी भी जो इकोसिस्टम होता है उनमें होने वाले जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऊर्जा का रूपांतरण, उससे भी है। और इसका एक एम्स भी होता है जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पेक्ट्रम में, कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का यहाँ पारिस्थितिक तंत्र के जो विभिन्न जो लेवल्स होते हैं ना उनमें प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ पारिस्थितिक तंत्र के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी यहाँ ऊर्जा रूपांतरण या ऊर्जा स्थानांतरण का मुख्य रूप से महत्व होता है। पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन हम बोल सकते हो आप प्राकृतिक समुदायों के आधारभूत जो इनके इंटरैक्शंस होते हैं उनको समझने का आधार प्रदान करती है। साथ ही साथ ये जितने भी विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वातावरण होते हैं ना, ये जैसे जलीय, स्थलीय, मरुस्थलीय, उनको भी ये भारी कॉन्सेप्ट रूप से समझ सकने में हेल्प करते हैं। इनके व्यवहारिकी अनुप्रयोग भी कई क्षेत्रों में मुख्य रूप से हैं, जैसे आपने देखे होंगे कृषि, औद्यानिक, वानिकी, मत्स्य विज्ञान, जैव नियंत्रण या विष विज्ञान, प्रदूषण नियंत्रण आदि में। साथ ही साथ पारिस्थितिकी का ज्ञान हमें कई प्रकार से हेल्प भी करता है। अब हेल्प में आ जाएंगे आपके जैसे नए भोजन स्रोतों की खोज में, साथ ही साथ ऊर्जा के जो नए स्रोत है उनकी भी खोज में, या आपकी जो नई जैव नियंत्रण की विधियां होती हैं जो पढ़ते हैं ना जैविक नियंत्रण में, वो उस तरह से। तो ये थी आपकी एम्स एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी की, जो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक है वातावरण में व्याप्त जितने भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनका समाधान वातावरण और पर्यावरण को बेहतर बनाने का कार्य